नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह टॉपिक है भारतीय काव्यशास्त्रीय ग्रंथ तथा उनके रचनाकार, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। तो आइए हम भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथों को देखते हैं तथा उनके ग्रंथकारों को भी देखते हैं। एक ही वीडियो में ये सभी रचनाकार जो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, वो यहाँ पर उपस्थित आपको मिलेंगे। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे पहली रचना है नाट्यशास्त्र। ये नाट्यशास्त्र आप जानते हैं कि सबसे प्रथम रचना मानी जाती है भारतीय काव्य शास्त्र की, और इसके जो रचयिता हैं वो भरत मुनि हैं, और इनका जो समय निर्धारित होता है वो दूसरी शताब्दी, दूसरी जो सदी है उसमें। इस नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय वर्णित हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है और इसमें 36 अध्याय वर्णित किए गए हैं। इसी तरीके से अगली रचना है काव्यालंकार। काव्यालंकार के जो रचनाकार हैं वो भामह हैं। भामह की जो स्थिति निर्धारित की जा 6वीं ईस्वी में स्वीकार की जाती है। काव्यालंकार में कुल 6 परिच्छेद हैं। कुल 6 परिच्छेदों में काव्यालंकार का वर्णन है। यह अलंकार संबंधित ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र में कहीं ना कहीं रस पर काफ़ी विस्तार से बातचीत किया गया है और नाटक के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने की कोशिश की गई है। उसी क्रम में रस सिद्धांत तथा भाव और रसों की योजना पर बातचीत की गई है। अगली जो रचना है वो काव्यदर्श है। काव्यदर्श के रचनाकार दंडी हैं, जो 7वीं ईस्वी में ये विद्यमान थे। काव्यदर्श में कुल 4 परिच्छेद वर्णित हैं, यानी 4 परिच्छेद, जिसको अध्याय भी कहें तो आप समझ सकते हैं कि 4 अध्यायों में वर्णित है। तो इसके रचनाकार कौन है? दंडी हैं। इसी तरीके से अगली जो रचना है वो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। काव्यालंकार सूत्र भी कहते हैं इसे। तो काव्यालंकार सूत्र की जो रचनाकार हैं वो है वामन, और ये 8वीं ईस्वी में ये विद्यमान थे। काव्यालंकार सूत्र में कुल 5 सूत्र वर्णित है, यानी 5 सूत्रों में इसका वर्णन किया गया है। 5 सूत्र या 5 परिच्छेद भी कहें तो आप इसे समझ सकते हैं, यानी 5 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। इसी तरीके से अगली जो रचना है वो काव्यालंकार सार संग्रह है। काव्यालंकार सार संग्रह के रचनाकार उद्भट हैं, और ये 8वीं ईस्वी में ये विद्यमान थे। इसी प्रकार से अगली रचना जो है वो काव्यालंकार है, और काव्यालंकार के रचनाकार जो हैं वो रुद्रट हैं। ये 9वीं ईस्वी में विद्यमान थे, और ये 16 अध्यायों में वर्णित रचना है। 16 अध्यायों में कहीं ना कहीं इसका वर्णन किया गया है। इसी तरीके से अगली जो रचना है वो ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक ये रचना है जो है वो आनंदवर्धन की रचना है। आनंदवर्धन ने इसका कहीं ना कहीं सृजन किया है। आनंदवर्धन 9वीं ईस्वी में विद्यमान थे, और ये 4 उद्योत में कहीं ना कहीं इसका सृजन किया गया है। 4 उद्योत कहें तो 4 अध्याय, यानी 4 अध्याय में इसका सृजन है। इसी तरीके से अगली रचना जो है काव्य कौतुक, ये भट्टतौत की रचना है। ये 10वीं ईस्वी में विद्यमान थे। 10वीं ईस्वी के समय ये कहीं ना कहीं इनकी उपस्थिति दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर 10वीं ईस्वी में ये भी थे। अभिधावृत्ति मातृका के रचनाकार मुकुल भट्ट हैं। ये भी 10वीं ईस्वी में कहीं ना कहीं विद्यमान थे। इसके बाद अगली जो रचना है वो तंत्रालोक है। तंत्रालोक के रचनाकार अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त 10वीं ईस्वी में कहीं ना कहीं ये विद्यमान थे, और तंत्रालोक में कुल 36 परिच्छेद हैं। तंत्रालोक माना जाता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है अभिनव गुप्त की, और ये इसका जो सृजन है वो 36 परिच्छेद यानी 36 अध्यायों में किया गया है। अभिनव गुप्त ने 3 टीका लिखा है। 3 टीकाएं अभिनव गुप्त ने सृजित की है, और वो टीकाएं इस प्रकार हैं। जैसे अभिनव भारती, ये नाट्यशास्त्र पर लिखी हुई टीका है। ध्वन्यालोक लोचन, ये ध्वन्यालोक पर लिखी हुई रचना है। ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन की रचना है उस पर। इसी तरीके से काव्य कौतुक, जो भट्टतौत की रचना है, वो काव्य कौतुक पर काव्य कौतुक विवरण, ये नाम से इन्होंने टीका लिखा है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि 3 टीकाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और तीनों अलग अलग ग्रंथों पर रची हुई हैं। अगली रचना के तौर पर हम देखते हैं तो अगली रचना है वक्रोक्ति जीवितम।
ये कुंतक की रचना है। कुंतक वक्रोक्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, उनकी ये रचना है जो 10वीं ईस्वी में विद्यमान थे। और वक्रोक्ति जीवितम 4 उन्मेषों में लिखी गई है। 4 उन्मेष कहें तो 4 अध्याय में रचित है। इसी तरीके से 10 रूपक, 10 रूपक के जो रचनाकार है वो धनंजय हैं, ये भी 10वीं ईस्वी में विद्यमान थे। और 10 रूपक में 4 प्रकाश यानी 4 अध्यायों में ये वर्णित है। और 3 सुकारिकाएं, जिस तरह से दोहा चौपाई का वर्णन होता है उसी तरह से कारिकाएं हैं, तो 3 सुकारिकाओं में इसका वर्णन किया गया है। 10 रूपक जो रचना है उस पर टीका लिखा है, वो अवलोक नाम से लिखा है। और ये अवलोक नाम से टीका धनिक ने लिखा है, जो 10वीं-11वीं ईस्वी में विद्यमान थे, जो 10वीं-11वीं ईस्वी में विद्यमान थे। इसके बाद अगली जो रचना है वो व्यक्ति विवेक, ये 3 विवर्षों में लिखी गई ये रचना है। और इसके रचनाकार महिम भट्ट हैं, जो 11वीं शताब्दी में विद्यमान रहे। इसके बाद भोज, राजा भोज जो 11वीं शताब्दी में विद्यमान थे, इनकी जो रचनाएं हैं सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण रचना के तौर पर देखी जाती है। इसके बाद से जो अगली रचना आती है वो रचना है काव्य प्रकाश। इसके रचनाकार मम्मट हैं और ये 11वीं शताब्दी में विद्यमान थे। ये काव्य प्रकाश 10 उल्लास में लिखी हुई है, यानी 10 अध्याय, इसको उल्लास उन्होंने नाम दिया है, 10 उल्लास में ये रचित है। काव्य प्रकाश पर टीका लिखा है और ये टीका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उद्योत नाम से लिखा है नागेश ने और प्रदीप नाम से लिखा है गोविंद ठाकुर ने, यानी 2 लोगों ने इस पे टीका लिखा है, उद्योत और प्रदीप नाम से। इसी तरीके से अगली जो रचनाएं हैं वो क्षेमेंद्र की हैं, आचार्य क्षेमेंद्र, जो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। ये 11वीं शताब्दी में विद्यमान थे। इनकी रचनाएं हैं कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्ति तिलक तथा दशावतार चरित्र। ये रचनाएं आचार्य क्षेमेंद्र की हैं। इसी तरीके से एक और रचना है अलंकार सर्वस्व, और ये अलंकार सर्वस्व के रचनाकार रुय्यक हैं और ये 12वीं शताब्दी में विद्यमान थे। अलंकार सर्वस्व पे एक टीका लिखा गया है विमर्शनी नाम से, और यह जयरथ ने लिखा है। अलंकार सर्वस्व पे लिखा हुआ जो टीका विमर्शनी है उसके रचनाकार जयरथ है। अगली जो रचना है वो अलंकार रत्नाकर, और ये अलंकार रत्नाकर के रचनाकार हैं शोभामित्र, ये 12वीं शताब्दी में विद्यमान थे। इसी तरीके से काव्यानुशासन, ये हेमचंद की रचना है, ये भी 12वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं विद्यमान रहे। अगली जो रचना है वो नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण की रचनाकार जो है रामचंद्र गुणचंद्र, इन लोगों ने नाट्य दर्पण नाम से लिखा, ये 12वीं शताब्दी में थे। अगली जो रचना है भाव प्रकाशन, ये 10 अधिकारिका में लिखा हुआ है, तो 10 अधिकारिका में ये रचना की गई है। तो ये शारदा तनय ने इसका कहीं ना कहीं सृजन किया है, ये 13वीं शताब्दी में विद्यमान थे। इसी तरीके से अगली जो रचना है वो चंद्रालोक, वो 10 म्यूख में लिखी गई है। 10 म्यूख का मतलब 10 अध्याय में, और इसके रचनाकार जयदेव हैं, ये 13वीं शताब्दी में विद्यमान थे। अगली जो रचना है साहित्य दर्पण, ये 10 परिच्छेद में लिखी हुई है, इसके रचनाकार विश्वनाथ जी हैं, ये 14वीं ईस्वी में विद्यमान थे। अगली जो रचना है एकावली, एकावली के रचनाकार विद्याधर हैं, ये भी 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे। 1-2 और रचनाएं हैं, जैसे विद्यानाथ की रचना जो 14वीं शताब्दी में दिखाई पड़ते हैं, विद्यानाथ जी, इनकी रचना है चित्र मीमांसा, वृत्त वार्तिका तथा कुवल्यानंद। और एक अंतिम रचना जो बहुत महत्वपूर्ण है काव्यशास्त्र में, पंडित राज जगन्नाथ की। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक एक रचना की है, और यह रचना रस संप्रदाय पे कहीं ना कहीं आधारित है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं तथा उनकी कुछ खास विशेषताएं कि वो किसमें रचित की गई हैं, कब इनका सृजन हुआ था तथा उनके अध्याय कितने हैं, इसके विषय में हम लोगों ने देखा और समझा भी। मुझे आशा है कि आपको ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं तथा एक नए रचनाकार या नए टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष अगली क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।